हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे आप सब जानते हैं, ये कोई रैंडमली पिक क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके PYQs हैं जो ओवर द ईयर्स बार बार आपके क्वेश्चन पेपर्स के अंदर आए हैं। तो ऑब्वियसली चीज़ है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली अच्छे से देख लोगे, सब्जेक्ट बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता इससे आसान कोई सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखोगे, दसों के दसों क्वेश्चंस अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, तो 80 to 90% क्वेश्चंस भी यही है और सिलेबस भी यही है आपका। रीज़न क्या है, हर यूनिट से, हर चैप्टर से क्वेश्चंस को लिया गया है। जो जो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल आइडिया चैप्टर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। तो अगर ऐसा होता है कि भाई एक आधा क्वेश्चंस, अब ऑब्वियसली चीज़ है, सारे के सारे क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, एक आधा इधर उधर से भी आ सकता है। तो जब आपको ओवरऑल आइडिया होगा तो आप अच्छे से आंसर को अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। एटलीस्ट आपको आइडिया रहेगा कि क्या, किस तरीके से इसका आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि वीडियो के लिए आपको सिर्फ इस चैनल पर एक गिव अवे ऑफर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग वीडियो के दौरान कहीं पे भी मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगी। जो भी स्टूडेंट इन तीनों सवालों का बिल्कुल सही जवाब देगा कमेंट सेक्शन में, उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो हाँ जी, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये कहती है कि 3 ही स्टूडेंट होंगे। सिर्फ पहले 3 स्टूडेंट जो बिल्कुल सही तरीके से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे इन 3 क्वेश्चंस का, उनको ये नोट्स फ्री भी मिलेंगे बिल्कुल। लेकिन जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए भी एक स्टूडेंट फ्रेंडली ऑफ़र जो है प्रपोज किया गया है। स्टूडेंट फ्रेंडली ऑफ़र क्या कहता है, स्टूडेंट फ्रेंडली ऑफ़र के अकॉर्डिंग जब आप एक नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप 45 रुपीज़ पे करेंगे। जब आप एक से ज़्यादा नोट्स परचेज़ करेंगे तो आप पर नोट 40 रुपीज़ पे करेंगे। और जब आप जो है आप मान लो कि 6 से 7 आप सब्जेक्ट का एक साथ ही नोट्स लेना चाहते हो कॉम्बो के साथ, 6 का लेंगे तो 5 का आप पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। 7 लेते हैं, 6 का आप पे करेंगे, एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये कुछ आपके लिए ऑफर्स थे। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना सब्जेक्ट शुरू करते हैं। आसान सब्जेक्ट है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ऑब्वियसली चीज़ है, जो क्वेश्चन होगा उसका हिंदी में आंसर तो मैं बताऊंगी ही, तो मुझे नहीं लगता हिंदी वाले स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, मेन बॉडी क्या कहती है, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही रहेगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, एक और चीज़ मैंने देखी है दैट स्टूडेंट्स जो है एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है, उनको क्वेश्चन पेपर मिलता है, एक पार्ट ए होता है, एक बी पार्ट होता है। ए के मान लो कि 3 क्वेश्चन हैं, 10 मार्क्स पर क्वेश्चन। बी के भी 3 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स पर क्वेश्चन। ठीक है, तो 90 मार्क्स का आपका लगभग पेपर होते ही है, 90 मार्क्स का, राइट। मैंने देखा है स्टूडेंट क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर देखा, ए पार्ट देखा, ए पार्ट से अटेम्प्ट करना शुरू कर देंगे। फिर ये कंप्लेन भी करते हैं, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्टार्टिंग आंसर लिखते वक्त शुरू में एंथुजियाज़म तो होता ही है। वो उस एंथुजियाज़म के चक्कर में 10 नंबर का क्वेश्चन है, 4-5 पेज का अच्छे से आंसर लिख के आएंगे, बहुत, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करेंगे। फिर जब बी पार्ट आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसका फिर पहले तो कंप्लेन करेंगे कि मैम हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, फिर दिमाग नहीं दौड़ा पा रहे, क्योंकि फिर जैसे 3 घंटे होते हैं, फिर धीरे धीरे आपका मेंटल कैपेसिटी भी तो कमी होती जाती है ना। ये बहुत गलत तरीका है एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का। हर किसी का अलग तरीका होता है, मैं नहीं कहूँगी कि भाई आप गलत कर रहे हो, बट एक प्रॉपर तरीका क्या कहता है, भाई आपको पेपर मिला है, पहले आप देखो कि कौन से पार्ट में आपको ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं। इसके अंदर 20 मार्क्स पर क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का है पार्ट बी, पहले इसको अटेम्प्ट करो ना, पहले बी पार्ट को अटेम्प्ट करो। मैं कहती हूँ 2 घंटे लगा के सोच समझ के अच्छे से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम की कमी नहीं है। ए पार्ट के लिए आपके पास 1 घंटा बचा है, मोर देन इनफ है 3 क्वेश्चन के लिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, एक आंसर लिखने का ना एक फॉर्मेट होता है। 20 मार्क्स का बता रही हूँ, 10 मार्क्स के क्वेश्चन का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, डायरेक्ट आंसर लिखो, मिनिमम टू मिनिमम 2 पेज लिखो, मिनिमम से मिनिमम 2 पेज आपने लिखने हैं, मैक्स टू मैक्स 3 पेज कर दो, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है।
ठीक है, एक प्रॉपर आंसर इतने में मोर देन इनफ है, क्योंकि आपको 10 मार्क्स ही मिल रहे हैं। अब आते हैं एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन के। देखो 20 मार्क्स का आंसर लिखने का ना एक तरीका होता है, ठीक है। अब अगर आप देखो एक वो होता है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा आंसर लिखना शुरू करते हैं। अब आंसर में सिर्फ 2 पेज भरते हैं, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 पेज भर के तो नहीं आपको मिलेंगे इतने मार्क्स। फिर वो कंप्लेन करते हैं कि मैम हमने तो आंसर भी बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन 2 ही पेज भरे, अब आंसर मार्क्स कितने आएंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। आप ना आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, यानी कि परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या करोगे, आपसे जो सवाल पूछा गया है ना उसके आसपास के टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक की क्या इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक का क्या काम होता है, ऐसे भी कुछ भी, मतलब कुछ भी तो नहीं बट इसके आसपास का कुछ लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में। 1 पेज मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, 1 पेज तो बहुत आसानी से लिख दोगे, राइट। मेन बॉडी पे आते हैं। मेन बॉडी के अंदर स्पष्ट सवाल का जवाब लिखना है आपने, कोई इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोई फालतू की बात नहीं लिखनी है, स्ट्रिक्टली सवाल का जवाब देना है आपने, ठीक है। मैं अज्यूम करके चल रही हूँ, इतना तो आता होगा कि 2 पेज भर लोगे, इतने में तो प्रॉपर आंसर लिखने में इतना तो लग ही जाता है, राइट। कंक्लूजन के अंदर जो सवाल आंसर के अंदर एक्सप्लेन किया है वो सब लिख दो थोड़ा थोड़ा, और ये मैं अज्यूम करके चल रही हूँ 1 पेज तो लिख ही दोगे, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे फ़ायदा ये होगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 पेज तो आप वैसे ही लिख दोगे, एंड 15+ मार्क्स अगर पाने हैं तो 4 पेज बहुत, मिनिमम 4 पेज बहुत अच्छे से। अब जिसको आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिटेल में आता है, मैं कहती हूँ आप मेन बॉडी ना 3 से 4 पेज की लिख दो, फिर टोटल के लिए 4 पेज बहुत अच्छा है। लेकिन भी जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं हमें बहुत अच्छे से आंसर आता है, हम बहुत अच्छे से लिखना चाहते हैं, फिर आप अपने तरीके से मेन बॉडी जो है लंबी करके लिख दो। अदरवाइज इंट्रोडक्शन छोटा कर दो, कंक्लूजन छोटा कर दो, और मेन बॉडी में आप अपना आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर दो। इंट्रोडक्शन कोई 2 पेज का लिखेगा, टाइम वेस्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है 2 पेज का लिखने की। जिसको आंसर बहुत अच्छे से आता है वो इंट्रोडक्शन फिर आधे पेज का छोटा कर दो, 5-7 लाइन का लिख दो फिर, ठीक है। हाँ जी, तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है एक आंसर अटेम्प्ट करने का। बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इस तरीके से करते हो तो, ठीक है। टीचर का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपने खिचड़ी बना दी शुरू से लेके आखिर तक, पता ही नहीं चल रहा कहाँ सवाल, कहाँ आंसर शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, क्या रामायण लिख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। 20 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, भाई टीचर का भी मूड डिपेंड करता है, राइट। अब आपने कीड़े मकोड़े बना रखे तो ऑब्वियसली चीज़ है, टीचर का तो मूड ख़राब हो गई, तो आपने उस चीज़ को भी ध्यान में लेके चलना है। आंसर आपका कितना भी अच्छा हो, आपकी राइटिंग और आपका लिखने का फॉर्मेट बहुत मैटर करता है। सवाल क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र क्या है और अर्थशास्त्र के 3 प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक्सप्लेन डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ जी, एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं समझाने वाली हूँ। रीज़न क्या है, देखो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो आप मेन बॉडी समझ के भी लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए मेन बॉडी अच्छे से हम समझ लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को बिल्कुल ही छोड़ दो। यहाँ से आप आइडिया ले लो। बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। तो आप अच्छे से इस पार्ट को पढ़ोगे, ये लिखा इसीलिए है ताकि आप पढ़ के आप आइडिया ले सको कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना होता है। ऐसे ही कुछ भी नहीं लिख के आना था इंट्रोडक्शन में, ठीक है। अभी कोई ऐसा टीचर हो जो बहुत अच्छे से आंसर्स को पढ़ता हो, तो उसको भी आपने वो सिनेरियो भी माइंड में लेके चलना है और अच्छे से इंट्रोडक्शन को लिखना है। आप अपनी तरफ से 100% दो, आंसर में भी आपको फिर 100% रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो मुख्य भाग में अर्थशास्त्र का हम अर्थ समझेंगे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज द साइंस दैट स्टडीज हाउ पीपल चूज टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स, इंसान की इच्छाएं क्या कभी ख़त्म होती हैं? आप चाहे पुअर पीपल को देख लो, आप मिडिल क्लास को देख लो, आप रिच पीपल को देख लो, इच्छाएं किसी की ख़त्म नहीं हो रही। इनके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, इनको उस चीज़ की टेंशन है। इनके पास रोटी कपड़ा मकान है लेकिन इनके पास दौलत नहीं है। इनके पास दौलत है लेकिन दुनिया की सारी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर अनलिमिटेड नीड्स बोला गया है, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज,
यानी कि कम चीज़ों में कैसे ये लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। की पॉइंट्स, मुख्य बिंदु क्या रहेंगे, यह संकट और चयन में संबंधित है। कंसर्न विद स्कार्सिटी एंड चॉइस, स्कार्सिटी यानी कि किसी चीज़ की कमी, पानी, पीने वाले पानी की कमी है, राइट, पीने वाले पानी की कमी है। एंड पीपल कैसे वेस्ट करते हैं, कितना पानी वेस्ट होता है, अगर आप देखोगे तो इट इज़ रियली वेरी शॉकिंग हाउ मच पीपल वेस्ट वाटर। एनालिसिस ह्यूमन बिहेवियर इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को वो कैसे एलोकेट करते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एट इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट लेवल, इंडिविजुअल बिजनेस और गवर्नमेंट लेवल पे ये मदद करते हैं। क्यों, आपने देखा होगा बहुत सारी स्टडीज़ की जाती हैं, ऐसा पाया जाता है कि शहरों में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, ऐसी कुछ स्टडीज़ होती है ना, तो ये उन्हीं स्टडीज़ की बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और स्थूल अर्थशास्त्र में अंतर, राइट। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी। Microeconomics focuses on individual units such as household, firms, or specific markets. It deals with decisions like pricing of a product, demand and supply, and resource allocation. माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटी चीज़ों पे, छोटे एरिया पर ये करता है। कहाँ पर, घर की बात हो गई, स्पेसिफिक मार्केट, मान लो सब्जी मंडी की बात हो गई, किसी छोटी मोटी कंपनी की बात होगी, यानी कि एक स्पेसिफिक चीज़, ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं, वो उसके बारे में किसी भी प्रकार की स्टडी करना, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी द इकोनॉमी एज अ होल सोसाइटी के बारे में ये स्टडी की जाती है। इट डील्स विद नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रहती है, ये वो करता है, ठीक है। हाँ जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ पार्शियल एनालिसिस वाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ जनरल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल एनालिसिस करते हैं, यानी कि चीज़ों, स्पेसिफिक चीज़ों को देखती है, जैसे कि वाटर वेस्टेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर कोई चीज़ हो गई, ठीक है, या फिर जैसे विमेन सेफ्टी का भी कुछ होता है, विमेन सेफ्टी रेशियो क्या है होता है ना। एंड एक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये जनरल चीज़ों का होता है। जनरल चीज़ें क्या हो गई, अभी जैसे नौकरी लगना हो गया, हाउ मेनी विमेन आर एम्प्लॉयड एट अ टाइम लाइक दिस, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वेयर माइक्रो इकोनॉमिक्स एम्स एट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। मैक्रो इकोनॉमिक्स एम करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि एज अ सोसाइटी, एज अ होल सोसाइटी हमारी स्टेबिलिटी कितनी है, हमारी ग्रोथ क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ स्कार्सिटी, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ऑब्वियस सी चीज़ है, रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है, हमारे पास पेड़ बहुत कम है, लेकिन लोग काटे जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन होता जा रहा है, लोगों की डिमांड ही ख़त्म नहीं हो रही। अब जिनके घर में एक टेबल है, लुक एट दिस, लाइक पीपल इन अ हाउस, ऐसा होता है दैट 5-10 कमरे हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट इन अ हाउस 5-10 कमरे हैं, बट लोग वहाँ पे 4 ही हैं। वो क्या करते हैं, फर्नीचर के लिए हर एक कमरे में एक बेड होगा, एक टेबल होगा, एक स्टडी टेबल होगा, एक चेयर होगा, डाइनिंग। कितना ज़्यादा वेस्टेज होता है। 10 कमरे हैं, 10 के 10 कमरों में बेड होगा, विच इज़ नॉट नेसेसरी। हाँ ठीक है, गेस्ट रूम भी होता है, 2 मोर, मैक्स टू मैक्स 5। व्हाट इज़ दिस कि लोग हर कमरे में बेड लगाए हुए हैं, एंड नॉट द स्पेसिफिक दैट, बट उसके अलावा भी हम कितना ज़्यादा खुद वेस्टेज करते हैं, एंड कहीं ना कहीं आप और हम जैसे लोग भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं। तो यही तो हो रहा है, हमें लग रहा है कि वो कोई और कर रहा है, बट हम ही कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। इकोनॉमिक स्टडीज़ हाउ स्कार्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड एफिशिएंटली, कितनी ज़्यादा जो है रिसोर्सेज हैं हमारे ख़त्म हो गए। कोल, पेट्रोलियम कितना ज़्यादा कम होने लग गया है। वाटर, पीने वाला पानी कितना कम हो गया है कि एस्टीमेट, अभी कुछ स्टडी हुई थी जिसके अंदर एस्टीमेट किया गया है कि
सिर्फ पानी लगभग अगले 50 to 100 ईयर्स के लिए ही बचा है, उससे ज़्यादा पानी भी नहीं बचा है, फिर उसके आगे का होगा भी नहीं। प्रिंसिपल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर लागत का सिद्धांत, एवरी चॉइस इन्वॉल्व्स गिविंग अप द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हर एक चॉइस जो है वो गिव अप कर दी जाती है अगले ऑल्टरनेटिव के लिए। ये तो सभी करते हैं। ऐसा होता है दैट समटाइम्स व्हेन वी परचेज अ ड्रेस, व्हाट वी डू इज ओके, I like this, but maybe I will find a better one at the next one. We do it with like so many brands that for example, if we want some sort of heels, what we do is okay, Mango is a good brand, but let us check out Aldo. ऐसा होता है, right? तो yeah, decisions are made by considering the cost of foregone alternatives. फिर हम cost का comparison करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, रेशनल पर्सन विल कंटिन्यू एन एक्टिविटी एज लॉन्ग एज मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एक सेन पर्सन, एक समझदार व्यक्ति क्या करेगा, ये तो आप सबको पता है। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स का किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, MC इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, दिस इज अ मस्ट। प्रिंसिपल ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन का सिद्धांत, कंज्यूमर्स और फर्म सब्सटीट्यूट गुड्स और रिसोर्सेज विद चीपर ऑल्टरनेटिव्स व्हेन प्राइस राइजेस, हेल्पिंग इन कॉस्ट रिडक्शन और सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजेशन। तो कंज्यूमर और फर्म्स क्या है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स और रिसोर्सेज को भी करवाते हैं चीपर रेट में, ताकि जब प्राइस बढ़े तो वहाँ पर उन चीज़ों का कॉम्पेंसेशन हो जाए। समान सीमांत उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स दिए थे, राइट? आपको ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपने जो है पेपर में लिख सको। ये ऐसे ही नहीं बता रही फॉर जस्ट जनरल नॉलेज। जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई आप जो है आंसर अपना जो है अच्छे से नहीं लिख पाओगे, ठीक है, आप 2 पेज नहीं लिख पाओगे, तो वहाँ पर क्या कर दो, जो भी आपको स्टेटमेंट पता है उसका एग्जाम्पल लिख दो। तो वहाँ से क्या रहेगा, आप एग्जाम्पल दोगे तो ऐसे आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे उस स्टेटमेंट को, और वहाँ से आप अपने 2 पेज लिख भी पाओगे, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिनको नहीं आता है। जिनको आता है वो अच्छे से एक्सप्लेन करो, और जिनको लगता है कि ये भी अच्छे से नहीं आता है, फिर वो आप अपना जहाँ पे हो सके वहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया करो। प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स मैक्सिमाइज अ सेटिस्फैक्शन व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पर यूनिट करेंसी स्पेंट इज इक्वल अक्रॉस ऑल गुड्स। Solve the problem of what and how to produce by using production possibility curve, उत्पादन संभाव्यता वक्र का उपयोग करके क्या और कैसे उत्पादन करें की समस्या हल कीजिए, ठीक है। यूज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड शो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कॉन्स्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिस्पेक्टिवली। मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, PPC का उपयोग करके क्या और कैसे उत्पादन करें। सॉल्विंग व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस यूजिंग PPC, what to produce. The economy faces scarcity of resources. By analyzing PPC, the government or producers can decide the optimal combination of goods that maximize welfare. हाँ जी, ऐसा होता है। लोग जो है स्टडीज़ को देखकर या फिर एक जनरल मतलब कि ऑब्जर्वेशन करके वो डिसाइड करते हैं किन चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उन्हें प्रॉफिट आए। जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अभी बहुत सारी नई चीज़ें निकाली गई हैं जहाँ पर नीड लगती है लोगों को कि ओके ये चीज़ ट्रेंड में आ रही है, वैसी ही चीज़ें आपको बनती दिखने लग जाएंगी, right? Any point on PPC represent efficient production while point inside the curve indicate underutilization of resources. PPC का कोई भी जो पॉइंट है वो हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है कि प्रोडक्शन काफ़ी है, लेकिन जो कर्व के अंदर के जो पॉइंट्स है वो इंडिकेट क्या करते हैं कि जो रिसोर्सेज है उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। हाउ टू प्रोड्यूस PPC, हाउ टू प्रोड्यूस, अब कैसे उत्पादन करें,
ठीक है। पीपीसी ऑल्सो हेल्प्स इन चूजिंग द प्रोडक्शन मेथड। पीपीसी की मदद से आप प्रोडक्शन का तरीका भी जो है डिसाइड कर सकते हो। बाय डिसाइडिंग विच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स टू प्रोड्यूस, रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड efficiently. Trade-offs between good highlights the need for efficiency in resource use. पीपीसी के माध्यम से अवसर लागत की व्याख्या। एक्सप्लेनिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विद पीपीसी। डेफिनेशन: opportunity cost is the value of next best alternative foregone when choice is made. Only a PPC moving from one point to another requires giving up some unit of one good to produce another, representing opportunity cost. एक पॉइंट को देना पड़ता है एक अच्छी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इलिस्ट्रेटेड ऑन द पीपीसी। पीपीसी के अवसर लागत के प्रकार। हाँ जी, तो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि बढ़ती अवसर लागत। Oh God, I hate this. Yeah. So, increasing opportunity cost. Resources are not equally adaptable to the production of all goods. प्रोडक्शन करने के लिए हर एक चीज़ अवेलेबल तो नहीं होती है। ओके, लेट अस गिव एन एग्जांपल। यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती है का मतलब ये कि रॉ फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, किस चीज़ का एग्जांपल हम दे सकते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, ठीक है। कपड़े के लिए थ्रेड तो ऐसे ही नहीं मिलता है ना, राइट। पहले कॉटन होता है, फिर कॉटन का कुछ ऐसे बना के फिर कॉटन को कन्वर्ट किया जाता है धागे में, फिर धागे को कन्वर्ट किया जाता है कपड़े में। तो रॉ मटेरियल सीधा थ्रेड की फॉर्म में नहीं मिल रहा है, उसी को यहाँ पे मेंशन किया गया है। एज मोर यूनिट ऑफ गुड ए आर प्रोड्यूस्ड, मोर यूनिट ऑफ गुड बी आर सेक्रीफाइड। जितना ज़्यादा कपड़ा बनाएंगे उतना ज़्यादा हमारा सिल्क हो गया, हमारा कॉटन हो गया, जो भी हमारे हैं उतनी ज़्यादा उनकी कंजम्पशन बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप फर्नीचर, जितना फालतू का फर्नीचर आप अपने घर पे रखोगे उतने ज़्यादा पेड़ों की कमी होगी। पीपीसी इज़ कनकेव टू द ओरिजिन। डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि घटती अवसर लागत। एज प्रोडक्शन ऑफ गुड production of good A increases, fewer units of good B are sacrificed. PPC is convex to the origin. स्थिर अवसर लागत यानी कि constant opportunity cost. तो resources are perfectly adaptable for both goods. Opportunity cost remains the same as the production shift. PPC is a straight line. PPC जो है वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है। इलिस्ट्रेशन कॉन्सेप्चुअल यानी कि दृष्टांत सिद्धांतिक, ठीक है। इकोनॉमी प्रोड्यूसेस कंज्यूमर गुड्स सी एंड कैपिटल गुड्स के। मूविंग फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई ऑन पीपीसी टू प्रोड्यूस मोर सी, सम के मस्ट बी गिवन अप। किसी प्रोडक्ट सी को बनाने के लिए के को गिव अप करना पड़ेगा, के को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। शेप ऑफ पीपीसी इंडिकेट्स वेदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट। जो पीपीसी कर्व जो है वो इंडिकेट करेगा कि जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, घट रही है या फिर कांस्टेंट है। तीसरा सवाल क्या पूछना चाहता है, व्यक्तिगत फर्म के लिए दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र आरेखात्मक रूप से में निकालिए। Derive the long run supply curve for an individual firm dramatically. Derive the supply curve of a firm in the perfect competition market. Also explain shutdown condition. मुख्य भाग से, मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, supply curve of a firm in perfect competition. In perfect competition, the firm maximizes profit where marginal cost is equal to marginal price. The firm's MC curve above the average variable cost represents its short run supply curve. Below AVC, average variable cost, the firm will not produce as it cannot cover variable cost. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भी किसी भी कंपनी
किसी भी प्रकार की हो, अगर उसको चलना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट और उसका मार्जिनल रिवेन्यू सेम होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम जितना पैसा वो लगा रहे हैं उतना पैसा तो उनके पास आए। करेक्ट। अगर ये कहता जा रहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि रॉ मटेरियल के लिए, प्रोडक्शन के लिए जितना भी कैपिटल लग रहा है, अगर उतना नहीं मिलेगा तो फिर शटडाउन कंडीशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए 100 प्रोडक्ट को बनाने में आपके लगे, लेकिन आपके पैसे आए आपके पास 5 ही लाख। प्रॉफिट तो होना दूर की बात है, आप तो लॉस में जा रहे हो। 10 लाख तो प्रोडक्ट बनाने का लगा है, 5 लाख आपको मिला है, तो यहीं पे शटडाउन कंडीशन आता है। करेक्ट। शटडाउन कंडीशन डेफिनेशन, शटडाउन स्थिति क्या होती है, अ फर्म शुड शट डाउन इन द शॉर्ट रन इफ द मार्केट प्राइसेस फॉल बिलो मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट। एक्सप्लेनेशन कि इफ द प्राइसेस greater than or equal to ABC, the firm continues production to cover variable cost। भाई अगर प्राइस ABC से ज़्यादा है और ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं भी बिके, थोड़ी बहुत लगभग जो है लगभग ABC के इक्वल आ गया, फिर भी कंपनी क्या करती है, प्रोडक्शन को चालू रखती है। ठीक है। इफ़ द प्राइस इज स्मॉलर देन ABC, लॉसेज आर ग्रेटर देन फिक्स कॉस्ट। अब जितना अज्यूम किया था, भाई आप 10 लाख लगा रहे हो और आपके पास 9 लाख आ रहा है, 1 लाख का नुकसान तो आप फिर भी झेल लोगे, राइट। लेकिन अब 10 लाख लगा रहे हैं और आए ही 5 है, तो फिर वो ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया, राइट। तो इसीलिए टेम्परेरीली उस चीज़ को शॉर्ट किया जाता है। फॉर्मूला शटडाउन कंडीशन, P शुड बी स्मॉलर देन ABC मिनिमम। P जो है वो ABC से कम होना चाहिए शटडाउन कंडीशन के लिए। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ फॉर एन इंडिविजुअल फर्म, व्यक्तिगत फर्म के लिए दीर्घकालीन आपूर्ति। अजम्पशन, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन, जितने भी इनपुट्स है वो वेरिएबल होते हैं। फर्म कैन एंटर और एग्जिट द इंडस्ट्री फ्रीली, आसानी से आ सकते हैं, आसानी से जा सकते हैं। ज़ीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में कोई भी इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं होता है उनका, यानी कि व्युत्पूर्ति चरण। डेरिवेशन स्टेप, आइडेंटिफाई द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, पहले लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व निकालो। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व स्टार्ट्स एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC बिकॉज द फर्म विल प्रोड्यूस एंड ओनली इफ price is greater than or minimum to LAC. Any price above minimum LAC leads to the production at MC is equal to P. As more firms enter the industry, the market supply increases, leading to a long run equilibrium where P is equal to minimum LAC. obvious सी चीज़ है, ठीक है। शेप ऑफ लॉन्ग रन क्या रहेगी, अपवर्ड स्लोप जाएगा पहले तो, ठीक है, इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए। हॉरिजॉन्टल जाएगा कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए, और डाउनवर्ड स्लोप जाएगा फॉर डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज़, ठीक है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से तो आपने सबसे पहले क्या करना है, MC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और LAC को जो है कर्व बना दो पहले सबका, मैंने बताया था अभी कैसे बनाना है। मिनिमम का बनाओगे, सॉरी पहले तो डिक्रीजिंग का बनाओगे, फिर हॉरिजॉन्टल का बनाओगे, फिर इंक्रीजिंग का बनाओगे। फिर आपने ABC में मार्क मिनिमम ABC, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ से शटडाउन का पॉइंट कौन सा है वो पहले नोट डाउन कर दो। फिर लॉन्ग रन सप्लाई कर्व स्टार्ट एट द मिनिमम LAC एंड शो क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस, कौन से प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिलीवर की जा रही है वो फिर आप शो करोगे, ठीक है। या क्वेश्चन 4 से देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या पूछना चाहता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अदृश्य हाथ संसाधनों का उद्योग के बीच कैसे आवंटन करता है। हाउ डज इनविजिबल हैंड एलोकेट रिसोर्सेज अक्रॉस द इंडस्ट्रीज अंडर परफेक्ट कंपटीशन। डू यू थिंक economists' approach to establish a linkage between individual and society is more appealing than thinkers from the other domain? Elaborate. अच्छा सवाल है, मेन बॉडी से स्टार्ट करते हैं। तो मुख्य भाग में पहला पॉइंट है अदृश्य हाथ और संसाधन आवंटन, इनविजिबल हैंड एंड रिसोर्स एलोकेशन।
meaning the invisible hand is the self-regulating mechanism of the market where individuals' pursuit of self-interest leads to the socially desirable outcomes. Socially desirable outcomes के लिए सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म बनाया जाता है. संसाधन कैसे आवंटन होते हैं? हाउ आर रिसोर्सेज एलोकेटेड? प्राइस सिग्नल्स. फर्म्स एंड कंज्यूमर्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन प्राइस. फर्म्स और कंज्यूमर्स जो भी उनका प्राइस चेंज को लेकर जो भी रिस्पॉन्स होता है. हायर डिमांड इंक्रीज अट्रैक्ट्स रिसोर्सेज इन दैट इंडस्ट्री. जिस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ रहा है उसके रिसोर्सेज का डिमांड भी बढ़ेगा. लो डिमांड प्राइसेस, जिन चीज़ों की डिमांड ही कम हो जाती है, रिसोर्सेज मूव अवे फ्रॉम द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री उन चीज़ों को बनाना ही बंद कर देती है. बहुत अच्छा एग्जांपल है नोकिया. ठीक है, तो नोकिया की अब कोई लेता नहीं है तो नोकिया आना बंद हो गया. प्रॉफिट मोटिव यानी कि लाभ प्रेरणा. Firms seek to maximize profits by producing goods that are in demand. मैक्सिमाइज प्रॉफिट को क्या करने के लिए क्या करते हैं? जो चीज़ें अच्छी बिक रही हैं उनको आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे. ये तो कोई भी सेन इंसान करेगा. This ensure resources flow to industries where they are most valued. Equilibrium. Competition ensures that no firm can set prices arbitrarily. Resources are efficiently allocated where marginal cost and marginal revenue are equal. Societal benefits यानी कि सामाजिक लाभ. Even though individuals act in self-interest, society benefits through the efficient production, innovation and distribution. Economists approach linking individuals and society. व्यक्तियों और समाज के बीच संबंध में अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण. Individual rationality. Economists assume individuals act rationally to maximize utility of or profits. इकोनॉमिस्ट्स का मानना है कि एक इंसान जो है वो रेशनली एक्ट करता है अपने प्रोडक्ट का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए. एग्रीगेट आउटकम्स. इंडिविजुअल्स डिसीजन कलेक्टिवली डिटरमाइन मार्केट प्राइस, प्रोडक्शन लेवल्स. जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेंगे, अब वो हर इंडिविजुअल की चॉइस होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एप्पल है. एप्पल फ़ोन की कितनी ज़्यादा जो है डिमांड होती है तो उस हिसाब से एप्पल के फ़ोन को प्रोड्यूस किया जाता है. राइट. कॉन्ट्रास्ट विद अदर थिंकर्स. सामूहिक परिणाम अब है अन्य विचारों से तुलना. फिलोसोफर एंड सोशियोलॉजिस्ट में एम्फसाइज मोरालिटी, एथिक्स, सोसाइटल नॉर्म्स. इकोनॉमिस्ट्स फोकस, फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट एथिकल नॉर्म्स पे, सोसाइटी क्या कहती है, हमारा देश क्या कहता है, उन चीज़ों पे चलते हैं फिलोसोफर्स. इकोनॉमिस्ट जो है वो फोकस करते हैं आउटकम पे भी. ग्रोथ क्या कह रही है, एफिशिएंसी किन चीज़ों में है, कौन सी चीज़ फ़ायदा देगी, वो इन चीज़ों पे ध्यान रखते हैं. अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण के लाभ. एडवांटेजेस ऑफ इकोनॉमिस्ट अप्रोच. प्रोवाइड्स एन क्वांटिटेटिव एंड प्रिडिक्टिव फ्रेमवर्क. एक्सप्लेन्स हाउ सेल्फ इंटरेस्ट कैन लीड टू अ सोशल ऑप्टिमिज्म विदाउट सेंट्रल प्लानिंग, यूजफुल फॉर पॉलिसी मेकिंग एंड मार्केट एनालिसिस. हाँ जी, 5वें सवाल पर हम चलते हैं. Explain the price floor and price ceiling with the help of diagram. What are they binding? मूल्य फर्श और मूल्य छत को आरेख की सहायता से समझाइए ये कब बाध्यकारी होता है. Explain how deadweight loss arises in the cost of price control. मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे. मुख्य मूल्य फर्श यानी कि प्राइस फ्लोर. मीनिंग अ प्राइस फ्लोर इज द मिनिमम प्राइस सेट बाय गवर्नमेंट बिलो विच अ प्रोडक्ट ऑफ अ गुड कैन नॉट फेल. प्राइस फ्लोर का मतलब है ये वो प्राइस है जो गवर्नमेंट रखती है, यानी कि ये कम से कम प्राइस होता है. इस प्राइस पे ना तो सेलर को कोई नुकसान होता है ना ही कोई रिसीवर को नुकसान होता है. ठीक है. एग्जाम्पल, मिनिमम वेज एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट. मिनिमम वेजेस जैसे 8,000 is the minimum wage. Binding condition, बाध्यकारी स्थिति. A price floor is binding when it is above the equilibrium price. एक प्राइस फ्लोर जो वो बाइंडिंग होता है जब वो इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर होता है. लीड्स टू सरप्लस, जो कि सरप्लस करता है हमारी क्वांटिटी को.
diagram explanation. Draw supply and demand curve, mark equilibrium prices and quantity, price floor PF above PE, surplus Q of S minus Q of D. प्राइस सीलिंग क्या होता है, मूल्य छत क्या होता है. अ प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम प्राइस सेट बाय द गवर्नमेंट अबोव विच अ प्राइस ऑफ गुड कैन नॉट राइज. सॉरी. ये एक मतलब कि किसी प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा प्राइस, यानी कि इससे ज़्यादा प्राइस तो लगा ही नहीं सकते, मैक्सिमम प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का. ठीक है. एग्जाम्पल रेंट कंट्रोल इसेंशियल कमोडिटीज़, इनके लिए भी एक फिक्स प्राइस रखा गया है कि भाई इससे ना तो सेलर का नुकसान होगा ना ही भाई देने वाले को नुकसान होगा. ठीक है. जिसके ऊपर प्राइस रखा ही नहीं जाता है. ठीक है. बाइंडिंग कंडीशंस क्या होती हैं. अ प्राइस सीलिंग इज बाइंडिंग व्हेन इट इज़ बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस. इक्विलिब्रियम प्राइस से जब छोटा होता है तब वो बाइंडिंग कंडीशन में आता है, जिससे शॉर्टेज हो जाती है. ठीक है. आरेखात्मक व्याख्या, डायग्राम एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या होगा, Q ऑफ D माइनस Q ऑफ S होता है, उसमें QS माइनस QD था, यहाँ पे QD माइनस QS है, जहाँ पर जो आपका कर्व है वो कैसे जाएगा, वो आपका कर्व सप्लाई एंड डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी बिलो जो है PE से जाएगा. PC ऊपर PE नीचे. दैट वेट अ लॉस ड्यू टू प्राइस कंट्रोल, मूल्य नियंत्रण के कारण मात्र भार हानि. Dead weight loss is the loss of total surplus due to the inefficient allocation caused by price control. How DWL arises? Dead weight loss कैसे arise होता है, price floor. Quantity supplied, excess quantity demanded. जो सप्लाई है वो डिमांड से कुछ ज़्यादा ही आ गई है. सम गुड्स रिमेन अनसोल्ड, कुछ चीज़ें बिकती ही नहीं है. टोटल सरप्लस फॉल्स एज कंज्यूमर बाइज लेस देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. जितना उन्होंने अज्यूम किया था उससे कम जब वो बेचते हैं, जब उनका बिकना कम हो जाता है, दैन इट इज़ DWL, डेड वेट लॉस. प्राइस सीलिंग यानी कि मूल्य छत. Quantity demand exceeds quantity supplied. Some willing buyers cannot buy. अब जो डिमांड है वो क्वांटिटी से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, यानी कि क्वांटिटी तो बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, और कुछ विलिंग बायर्स है वो खरीद नहीं पाते. टोटल सरप्लस फॉल्स एज प्रोड्यूसर सप्लाई लेस देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. लेस देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जाता है. इफेक्ट बोथ केसेस क्रिएट इनएफिशिएंसी, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. दोनों की वजह से इनएफिशिएंसी होती है, मिस एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, एंड अ लॉस ऑफ वेलफेयर टू द सोसाइटी. डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन. शेडेड ट्रायंगल बिटवीन सप्लाई and demand is controlled price, DWL. छठा प्रश्न, 6 क्वेश्चन पूछना चाहता है कि derive market demand curve and market supply for normal good. Explain the factors which influence the market demand and market supply of the good. कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से हमें मार्केट डिमांड का और मार्केट सप्लाई किसी भी प्रोडक्ट का पता लगता है. द मैग्नीट्यूड ऑफ टैक्स बर्डन on buyer and seller depend on the elasticity of demand and supply. Explain, show welfare loss of tax imposed on a good. बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको आपने ध्यान से सुनना है. ठीक है. सामान्य वस्तु के लिए बाजार मांग वक्र और बाजार आपूर्ति वक्र व्युत्पन्न कीजिए. उन कारकों की व्याख्या कीजिए जो बाजार मांग और बाजार आपूर्ति को प्रभावित करते हैं. मेन बॉडी से शुरू करेंगे. मार्केट डिमांड कर्व यानी कि बाजार मांग वक्र, परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है. मार्केट डिमांड कर्व शोज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स एट अ डिफरेंट प्राइसेस. अलग अलग प्राइसेस पे किस प्रोडक्ट की क्या डिमांड है उसको पता करना, उसको शो करना. डेरिवेशन, व्युत्पत्ति यानी कि डेरिवेशन कैसे करते हैं. टेक इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल ऑफ ऑल बायर्स. हर एक बायर का इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल पता करो कि कब उन्हें एक प्रोडक्ट चाहिए होता है, कब वो प्रोडक्ट ख़त्म होता है और फिर से दोबारा वो उस चीज़ को लेने आते हैं.
ठीक है, सभी खरीदारों की व्यक्तिगत मांग का तालिकाएं लें। हॉरिजॉन्टली सम द क्वांटिटीज डिमांड एट ईच प्राइस, हर एक प्राइस पे सम करो कि कितने ज़्यादा प्रोडक्ट बिके हैं। प्लॉट द प्राइस ऑन वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे आप प्राइस रखोगे, हॉरिजॉन्टल पे आप टोटल क्वांटिटी रखोगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ नॉर्मल गुड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट डिमांड, अब वो कौन सी चीज़ें हैं बाजार मांग को प्रभावित करने वाले कारक। प्राइस ऑफ अ गुड, ठीक है, क्या प्राइस है, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, भाई जो चीज़ें खरीद रहा है उसकी इनकम क्या है, ठीक है, वो भी मैटर करती है। उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सब्सटीट्यूट्स, प्राइस राइज इंक्रीजेस इन डिमांड, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है प्राइस भी बढ़ा देते हैं, राइट। जैसे कोविड है, कोविड के टाइम पे मेडिसिन की कमी हो गई थी, पानी की कमी हो गई थी, तो मॉल्स ने फार्मेसी पर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इन्होंने मेडिसिन का प्राइस बढ़ा दिया, लोगों ने पानी का प्राइस बढ़ा दिया, खाने का जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका भी प्राइस बढ़ा दिया गया था। उनका यही है कि जब जब डिमांड बढ़ जाए तब तब प्राइस को बढ़ा दो। कॉम्प्लीमेंट्स, प्राइस राइज डिक्रीजेज डिमांड्स, प्राइस नॉर्मली, जब एक तो हो गया हैजार्डियस सिचुएशन, एक होता है नॉर्मली जब सब्सटीट्यूट्स आपके पास अवेलेबल हैं, और अगर भाई किसी ने प्राइस बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी चीज़ है उसका वो ही कम हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, रुचियाँ भी मैटर करती हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, भविष्य की कीमतों की अपेक्षा और खरीदार की संख्या, नंबर ऑफ बायर्स भी मैटर करते हैं। मार्केट सप्लाई कर्व यानी कि बाजार आपूर्ति वक्र। मार्केट सप्लाई कर्व shows the total quantity supplied by all firms at a different prices। 4-5 फर्म, जैसे मान लो 4 फर्म है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पे किस तरीके से वो बेच रही हैं, वो मार्केट सप्लाई कर्व होता है, ठीक है। व्युत्पत्ति यानी कि डेरिवेशन, डेरिवेशन क्या कहता है, टेक इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल ऑफ ऑल प्रोड्यूसर्स, सभी प्रोड्यूसर्स का इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल देखो। हॉरिजॉन्टली सम द क्वांटिटीज सप्लाइड एट ईच प्राइस, हर एक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी वो दे रहे हैं। प्लॉट प्राइस ऑन वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस रखो, ठीक है, किस प्रोडक्ट के कितने प्राइस पर कितनी क्वांटिटी दे रहे हैं। अपवर्ड स्लोपिंग मार्केट सप्लाई कर्व, जो आंसर है वो अपवर्ड स्लोप ही आना चाहिए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केट सप्लाई, बाजार आपूर्ति के प्रभावित करने वाले कारक। प्राइस ऑफ द गुड, पैसा मैटर करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लग रहा है। टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी इंक्रीजेज सप्लाई, एक तो चीज़ होती है जो इंसान हाथ से बनाता है, ठीक है, मैंने कहीं सुना है कि रोलेक्स जो घड़ी है वो हाथों से बनाई जाती है, तो स्पेसिफिक डिलीवरी के लिए उसको वो टाइम लगता है, 5-6 महीने लगते हैं। वहीं पे आप देख लो, जैसे आइसक्रीम है, मैग्नम की जो आइसक्रीम है वो आपको पैकेट में मिलती है, राइट, तो इट इज़ मेड बाय द टेक्नोलॉजी, मशीन के द्वारा बनाई जाती है, तो उसकी डिमांड बहुत अच्छी है, डिमांड भी अच्छी है, प्रोडक्शन भी अच्छी है। एक मतलब कि एक दिन में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वही चीज़ है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ यानी कि सरकारी नीतियाँ बहुत मैटर करती हैं। टैक्स कितना है, सब्सिडीज़ कितनी है, रेगुलेशन क्या क्या है, नंबर ऑफ सेलर्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कर का भार और कल्याण हानि यानी कि टैक्स बर्डन एंड वेलफेयर लॉस। टैक्स imposition, a per unit tax increases the price paid by buyers and decreases the price received by the seller। ऑब्वियस सी चीज़ है, प्राइस इंक्रीज डिक्रीज वही से होता है। कर भार लचीलापन पर निर्भर। टैक्स इंसिडेंस डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी। इन इलास्टिक डिमांड बायर्स बियर मोस्ट ऑफ टैक्स बर्डन। इलास्टिक डिमांड, देखो भाई इन इलास्टिक डिमांड है कि भाई जो खरीदने वाला है वही टैक्स पे करेगा। इलास्टिक डिमांड सेलर बियर्स मोस्ट ऑफ द टैक्स बर्डन। सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फ्लुएंसेस इस इंसिडेंस। यहाँ पर जो सेलर है वो पे कर रहा है टैक्स को, उसको ज़्यादा बर्डन लेना पड़ रहा है। दिस इज व्हाट दे मीन टू से, ठीक है। वेलफेयर लॉस यानी कि कल्याण हानि क्या कहता है, टैक्स रिड्यूसेस द क्वांटिटी ट्रेडेड बिलो इक्विलिब्रियम, लॉस ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस,
represented by triangle between demand and supply curve at the tax quantity. Diagram explanation ये तो आप कर लेंगे, ठीक है. Drawn downward sloping market demand and upward sloping market, equilibrium at intersection, ठीक है. इंट्रोड्यूस पर यूनिट टैक्स को आप शो कर दो और फिर नया इक्विलिब्रियम कैसे होगा. प्राइस राइज करेगा तो बायर्स क्या रहेगा, सेलर्स का फॉल होता है तो क्या होता है, और क्वांटिटी जब फॉल करती है तब क्या रहेगा, ठीक है. 7वां प्रश्न करेंगे अब. 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एट द मार्जिन, व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक गेम्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. सीमांत पर अधिकतमकरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए. सांकेतिक खेल क्या है, उदाहरण सहित समझाइए. माय हिंदी इज सो गुड. मेन बॉडी मुख्य भाग से स्टार्ट करेंगे. सीमांत पर अधिकतमकरण का सिद्धांत, मीनिंग ऑप्टिमाइजेशन एट द मार्जिन रेफर्स टू द मेकिंग डिसीजन बाय कंपेयरिंग मार्जिनल बेनिफिट्स. डिसीजंस को बनाया जाता है मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट को कंपेयर करके. अ रैशनल डिसीजन मेकर कंटिन्यूज एन एक्टिविटी एज लॉन्ग एज मार्जिनल बेनिफिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. ऑब्वियस सी चीज़ है, जितना पैसा आपका लग रहा है अगर आप उससे ज़्यादा कमा रहे हो या फिर उसके बराबर भी कमा रहे हो तो प्रोडक्शन तो आप चालू रखोगे ना. कोई भी रेशनल आदमी ऐसा काम करेगा. मार्जिनल बेनिफिट यानी कि मुख्य बिंदु में सीमांत लाभ. एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम कंज्यूमिंग प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट. जितना ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट अकॉर्डिंग टू द सीमांत लागत. मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट. डिसीजन रूल क्या कहता है, अगर मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा है तो एक्टिविटी बढ़ेगी, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है तो एक्टिविटी इज द प्रोडक्शन. ईयर शायद यहाँ पे गलती हो गई है, प्रोडक्शन. डिक्रीज इन प्रोडक्शन, और जब दोनों इक्वल है तो ऑप्टिमम लेवल इज अचीव्ड. यानी कि एक बेसिक रूल किसी भी बिजनेस का, वेदर इट इज मोनोपोली, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट डजेंट मैटर विच सॉर्ट ऑफ मार्केट वी आर डिस्कसिंग. मार्जिनल कॉस्ट इफ इज इक्वल टू मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल रेवेन्यू, तो एक ऑप्टिमम लेवल, एक जो है स्टेबल लेवल आप अचीव कर लेते हो. अ फर्म प्रोड्यूसेस एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, इट विल कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग एज लॉन्ग एज रेवेन्यू फ्रॉम 1 मोर यूनिट इज एट लीस्ट इक्वल टू द एडिशनल कॉस्ट ऑफ. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया आपको. स्ट्रेटेजिक गेम्स, सांकेतिक खेल. स्ट्रेटेजिक गेम्स स्टडी डिसीजन मेकिंग where outcome for each participant depends on the choice of all participants. ये एक डिसीजन मेकिंग की स्टडी होती है जहाँ पर आउटकम किसी भी चीज़ का डिपेंड करता है सभी पार्टिसिपेंट्स पे, ठीक है. प्रोडक्शन हर चीज़ का डिपेंड करता है इस चीज़ पे. की फीचर्स यानी कि मुख्य विशेषताएं, ठीक है. 2 और मोर प्लेयर्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंज्यूमर्स होते हैं. ईच प्लेयर हैज स्ट्रेटजीज टू चूज फ्रॉम, हर किसी के पास ऑप्शंस होते हैं. आउटकम डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पे ऑफ्स आर नोन फॉर द कॉम्बिनेशन. एग्जाम्पल्स, कैदी का दुविधा, प्रिजनर्स डिलेमा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. दो पर्सन्स हैं जिन्होंने कुछ क्राइम कमिट किया, उनको अरेस्ट करते हैं, इंटरोगेट करते हैं अलग अलग से, दोनों चुप रहते हैं 1 साल तक. इफ वन कन्फेसेस द अदर्स साइलेंट, अगर एक इसने भी कन्फेस कर दिया कि भाई हाँ हमने ये किया था, ये चुप रहा, तो कन्फेसर फ्री, ये जिसने कन्फेस किया था ये तो फ्री हो जाएगा, इसको 5 साल की सज़ा मिल जाएगी. दोनों कन्फेस करेंगे तो दोनों को 3 साल की सज़ा मिलेगी. द डिलेमा इलस्ट्रेट्स द रेशनल सेल्फ इंटरेस्ट मे लीड टू वर्स आउटकम फॉर बोथ. अगर कोई भी एक कंपनी, यहाँ पर प्रिजनर्स डिलेमा को सिमिलर बताया गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेसेस के लिए कि तो क्या होता है कि अगर एक प्रिजनर खुद के बारे में सोचेगा तो खुद का फ़ायदा करेगा, दूसरे का नुकसान करेगा. लेकिन अगर दोनों मिलके डिसाइड करते हैं तो दोनों को इक्वल कम सज़ा मिलती है. दोनों को 5 साल मिलने वाली थी. वैसे ही कंपनीज़ के बारे में कहा गया है. कंपनीज़ अक्सर क्या करती हैं, मान लो कि ये 2 कंपनीज़ हैं, ठीक है.
इसने दोनों सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, हम फॉर एग्जांपल दोनों सोप बनाते हैं, तो इसने क्या किया, सेम सोप की ये तो प्राइस रख रहा है 40 रुपीज़, ये इसका भी प्राइस 40 रुपीज़ है, लेकिन दिवाली का टाइम है, इसने सोचा, इन दोनों ने डिसाइड किया कि इस बार हम सेल के लिए प्राइस नहीं कम करेंगे। लेकिन इसने क्या किया, इसने अपना फ़ायदा देखा, इसने देखा कि मैं जो है सेल जो है वो इसका सेल प्राइस 30 रुपीज़ रख देता हूँ, इसने 40 का 40 रखा। अब इसका फ़ायदा हो गया, इसका नुकसान हो गया, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, दोनों का नुकसान होगा। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से विद द हेल्प ऑफ प्रिजनर्स डिलेमा। संबंध क्या है, both optimization at marginal and strategic games focuses on rational decision making. It is all about rational decision making and benefit of both firms. Marginal analysis applies to single decision scenarios, while strategic games apply when multiple agents decisions interact. Multiple agents का जो भी decision होता है वो एक strategic गेम प्ले करता है। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है, खरीदार का बजट सेट क्या है, यदि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़े तो यह कैसे बदलता है, आरेखा के साथ समझाइए। व्हाट इज बायर्स बजट सेट, हाउ डज इट चेंज इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेज, सेंट्रिस पेरेबियस एक्सप्लेन विद डायग्राम। व्हाट इज मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, एक्सप्लेन विद द डायग्राम। उपभोक्ता अधिशेष क्या है, इसे कैसे मापा जाता है, आरेखा के साथ समझाइए। मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। Definition: a buyer's budget set is a collection of all combinations of two goods that a consumer can afford given their income and the price of goods. कोई भी दो ऐसे प्रोडक्ट्स एक कलेक्शन में से जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, उसे बायर बजट सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के साथ भी ऐसा होता होगा, आप सब मॉल जाते हैं, आप सब सुपरमार्केट जाते हैं, तो क्या करते हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदते हैं। बजट के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, प्राइमरी चीज़ें जो आपके ज़रूरी हैं, जैसे आटा हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, या फिर ग्राम फ्लोर हो गया, जो भी चीज़ें आप डेली खाते हैं, सब्जियां हो गए, फ्रूट्स हो गए। फिर आती हैं लग्जूरियस चीज़ें जो आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ जो आप खाना चाहो, ठीक है, जो ज़रूरी तो नहीं है बट यू कैन अफोर्ड इट, दैट्स व्हाई यू आर बाइंग इट। इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, सेंट्रिस पेरिबस। सेंट्रिस पेरिबस क्या कहता है, इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी राइजेज, यदि एक चीज़ का प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, द बजट लाइन रोटेट्स इनवर्ड्स फ्रॉम एक्सेस ऑफ गुड्स वेयर प्राइस इंक्रीज। प्राइस जहाँ से इंक्रीज बढ़ रही है वहाँ से कर्व क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स हो जाएगा। कंज्यूमर कैन अफोर्ड लेस ऑफ दैट गुड वाइल स्टिल स्पेंडिंग ऑल इनकम। बजट तो उतना ही रहेगा, लेकिन जिस चीज़ का प्राइस बढ़ा है उसकी क्वांटिटी कम कर दी जाएगी, ठीक है। इफ प्राइस फॉल्स, बजट लाइन रोटेट आउटवर्ड्स। जब भी प्राइस कम हो जाता है तो बजट लाइन क्या करेगी, आउटवर्ड्स को रोटेट करेगी। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन, बजट लाइन ऑफ विद स्लोप px बाई py माइनस px है ये, तो स्लोप जो है ऐसे रहेगा। प्राइस इंक्रीज, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा रोटेशन जो है वो इनवर्ड रहेगा, और प्राइस डिक्रीज होगा तो रोटेशन आउटवर्ड रहेगा, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस यानी कि उपभोक्ता अधिशेष। डेफिनेशन, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड एंड दैट अमाउंट इज एक्चुअली पेड। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस जब एक चीज़ के लिए इंसान पे करता है और वो एक्चुअली में करता है, ठीक है, इट डजेंट मैटर कि बड़ा है कम हुआ है, वो पे करता है उस चीज़ के लिए, दैट इज़ व्हाट कंज्यूमर सरप्लस है। जैसे वीट है, अब वीट का चाहे कितना भी प्राइस बढ़ जाओ, राइस का चाहे कितना भी प्राइस बढ़ जाओ, लोग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इसेंशियल कमोडिटी है जिसके बिना लोग रह नहीं सकते, जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो अगर कल को वीट का प्राइस 2000 रुपीज़ भी हो जाता है, पीपल विल पे, वो पे करेंगे ही करेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इक्विलिब्रियम प्राइस इज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, कंज्यूमर सरप्लस, एरिया अबव प्राइस लाइन एंड बिलो डिमांड कर्व। की पॉइंट्स इसके क्या रहेंगे, मुख्य बिंदु इसके क्या रहेंगे,
that represents extra satisfaction or welfare, increases the price, increases when price decreases or demand rises, decreases when price rises, जब प्राइस बढ़ जाता है तो इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है। नोवा प्रश्न पूछता है, नियंत्रण को परिभाषित कीजिए, नियंत्रण की प्रक्रिया समझाइए, योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के बीच संबंध पर चर्चा करें। डिफाइन कंट्रोलिंग, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग। व्हाट आर द मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ Hawthorne experiment to the present day organization, critically evaluate it। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो मैंने कहाँ पढ़ा था, बट ये क्वेश्चन पहले आ चुका है किसी सब्जेक्ट में, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही था शायद वो, या तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है आपने इसको। मेन बॉडी से स्टार्ट करेंगे। नियंत्रण, या मेन बॉडी, प्राइस इलास्टिसिटी वर्सेस प्राइस income elasticity. Price elasticity of demand measures how quantity demand changes in a response to a change in price. प्राइस को ध्यान में रखते हुए कैसे क्वांटिटी की डिमांड बढ़ती है या घटती है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड मेजर्स हाउ क्वांटिटी डिमांड चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन कंज्यूमर इनकम। इनकम के बेसिस पे जब किसी गुड का जो है क्वांटिटी डिसाइड किया जाए, फॉर एग्जाम्पल हम नट्स ले लेते हैं, ठीक है, नट्स एंड सीड्स इज वैसे तो हेल्थ के लिए इसेंशियल है, बट कोमोडिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन की पहले इनकम थी 10,000, लेकिन अब वो कम होके 8,000 हो गई है, तो वो क्या करेगा, अब वो जो कोमोडिटीज़ है जिनके बिना वो जिंदा रह सकता है वो उनको नहीं परचेज करेगा, राइट। हाँ जी। PET helps firms decide pricing and understand the demand sensitivity। PET मदद करता है प्राइसिंग डिटरमाइन करने के लिए और डिमांड सेंसिटिविटी कि कब किस प्रोडक्ट, इंटरप्रिटेशन करना कि कब किस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, कब किस प्रोडक्ट का डिमांड घटेगा। YET helps classify goods as a normal or inferior, demand rises with income and demand falls with income। Factors influencing price elasticity of demand, योजना, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण के साथ संबंध। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, मोर सब्सटीट्यूट्स मोर इलास्टिक डिमांड। देखो भाई, जितने ज़्यादा सब्सटीट्यूट होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड जो है वो अलग अलग जगह पे बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे स्नैक्स है, ठीक है, ढेरों प्रकार के स्नैक्स अवेलेबल है मार्केट में। अगर एग्जांपल चिप्स ही होते, सिर्फ स्नैक्स के नाम पे सिर्फ चिप्स होते, तो चिप्स का इतना ज़्यादा बिक्री होता कि चिप्स बेचने वाला तो इस दुनिया में सबसे अमीर होता। लेकिन चिप्स अकेला नहीं है, कुरकुरे हैं, फिर वो और भी पता नहीं कौन कौन से हैं, आई डोंट नो दैट, ठीक है। नेचर ऑफ गुड्स, नेसेसिटी इन इलास्टिक, लग्जरीज इलास्टिक। नेचर ऑफ गुड्स क्या होता है, नेसेसिटीज इन इलास्टिक होती हैं, उनको अवॉइड नहीं कर सकते। रोटी, कपड़ा, मकान, पानी इज लाइक इन इलास्टिक है, इनका कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं। वीट का कोई सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। नॉर्थ इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा वीट जो है खाया जाता है, साउथ इंडिया के अंदर राइस कंज्यूम किया जाता है, तो इनका कोई सब्सटीट्यूट आ ही नहीं सकता, बिकॉज पीपल आर, उनको जनरलाइज नहीं, उनको जो है सदियों से वो लोग खाते आ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को दैट इफ़ अ पर्सन ईट्स राइस, उनको वो कम चपाती खाते हैं, एंड जब तक वो राइस नहीं खाएंगे उनका पेट नहीं भरेगा, ठीक है। तो ये एक नेसेसिटी होगी। लग्जरीज इलास्टिक होती है, फिर लग्जरीज को लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। ब्रांडेड कपड़े जब कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो ब्रांडेड पहनता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो सिंपल नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, हाई एक्सपेंडिचर मोर इलास्टिक। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम भी मैटर करता है। जब आपके पास अच्छी खासी इनकम होती है तो आप हर एक चीज़ बहुत अच्छी क्वालिटी की लेते हैं, राइट। टाइम पीरियड, लॉन्गर टाइम, मोर इलास्टिसिटी, ब्रांड लॉयल्टी, स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी इन इलास्टिक डिमांड। कुछ पर्सन्स ब्रांड स्पेसिफिक होते हैं। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो, इट डजेंट मैटर कि कोई नई चीज़ आई है नहीं, उनके लिए दे बी लाइक कि हमें तो इसी ब्रांड का चीज़ चाहिए। डिक्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
Price elastic PED is infinity. Quantity demand changes infinitely with small price change. इनफाइनाइटली एक प्रोडक्ट का इलास्टिक नेचर चेंज हो जाता है किसके साथ? प्राइस के साथ. थोड़ा बहुत प्राइस कम हुआ या ज़्यादा हुआ, उसकी डिमांड के ऊपर उसका पूरा अफेक्ट पड़ेगा, राइट? या इलास्टिक PED is greater than 1. Quantity demanded changes more than price change. Unitary elastic. Price change in quantity equals to the price change in percentage change in price. Yeah. Inelastic PED is smaller than 1. Quantity demanded changes less than price change. Perfect elasticity PED equals 0. Quantity demanded does not change with price. Relationship between price elasticity and total revenue. इनके बीच में relation क्या है? Elastic demand is when PED is greater than 1. Price increases, total revenue falls. प्राइस बढ़ा, रेवेन्यू कम हुआ. इनइलास्टिक डिमांड, प्राइस बढ़ा और टोटल रेवेन्यू राइजेस. प्राइस बढ़ा, रेवेन्यू भी बढ़ा. प्राइस कम हुआ, रेवेन्यू कम हुआ. यूनिटरी इलास्टिक. प्राइस चेंज डज नॉट अफेक्ट टोटल रेवेन्यू. प्राइस का कोई भी चेंज हो, जितना प्रोडक्ट बिक रहा था उतना ही बिकेगा. एक्सप्लेनेशन. कंज्यूमर सेंसिटिविटी टू प्राइस डिटरमाइंस वेदर रेवेन्यू मूव्स विद और अगेंस्ट द प्राइस चेंज. अब हम 10वें प्रश्न पर चलते हैं. या संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए. ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. उससे पहले मैं 3 क्वेश्चंस आपसे पूछ लेती हूँ. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मार्जिनल रेवेन्यू. सेकंड इज डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है. और थर्ड इज डिफाइन मार्जिनल बेनिफिट. इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता. छोटे छोटे आंसर है, फटाफट लिख देना और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है. तो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स हम पहले करेंगे. सामान्य संसाधनों की त्रसीदा. Concept introduced by Garrett Hardin occurs when common resources like air, water, grazing land are overused and depleted because no individual owns them. जब एक पानी या फिर किसी भी जगह कोई एरिया जो है ख़राब हो जाता है ओवर द टाइम, क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल्स रहते नहीं हैं. फॉर एग्जांपल एक घर है, ठीक है, सुनसान जगह पे एक घर है, बिल्कुल खंडर बना मिलेगा क्योंकि वहाँ पर लोग रहते नहीं है. रहते होते तो भाई साफ़ सफाई होती, जो है लॉन है उसको बहुत अच्छे से साफ़ रखा जाता, गार्डन्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा जाता. इंडिविजुअल्स एक्ट इन सेल्फ इंटरेस्ट लीडिंग टू ओवर कंजम्पशन एंड रिसोर्स डिग्रेडेशन. इंडिविजुअल्स जो है कभी कभी होता है सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा वो सेल्फिश हो जाते हैं और वहाँ से ओवर कंजम्पशन होगा और रिसोर्स डिग्रेडेशन, हमारे रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे. एग्जाम्पल, ओवर फिशिंग इन ओपन सीजन, ग्रेजिंग ऑन कॉमन पास्चर्स. ओवर फिशिंग कितने ज़्यादा लोग करते हैं, मतलब एक्वेटिक लाइफ को इतना ज़्यादा खतरा हो गया है बिकॉज पीपल आर जस्ट टू मच. गवर्नमेंट रेगुलेशन कैसे कर जाता है भाई, सरकार अगर वहाँ पर रूल्स लगा देगी, प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, कम्युनिटी मैनेजमेंट होगा. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक. Definition developed by UNDP and Oxford Poverty and Human Development Initiative measures poverty beyond income including education, health and living standards. इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनकम को, एजुकेशन को, हेल्थ को और लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेजर किया जाता है पॉवर्टी इंडेक्स. इंडिकेटर्स क्या क्या होते हैं? स्कूलिंग, चाइल्ड मोरालिटी, न्यूट्रिशन, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, फ्लोरिंग, कुकिंग फ्यूल, एसेट्स. सिग्निफिकेंस इसकी क्या रहेगी? गिव्स अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ पॉवर्टी एंड आइडेंटिफाइज हु इज मोस्ट डिप्राइव्ड. होलिस्टिक पिक्चर मिलती है पॉवर्टी की और हमें पता चलता है कि कौन सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है, किसके पास कमी है. हेल्प्स गवर्नमेंट टारगेट्स सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स मोर इफेक्टिवली. सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं. व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइड्स विच गुड एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज. किस क्वांटिटी में कितने गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस. डिसाइड्स द मेथड ऑफ प्रोडक्शन efficiently. For whom to produce decides the distribution of goods and services among the different sections of society.
सिग्निफिकेंस क्या रहेगी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स अराइज इन ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमीज, मार्केट कमांड और मिक्स्ड, प्रॉपर रेजोल्यूशन इंश्योर्स एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन एंड सोशल वेलफेयर। और यहीं पर आपका ये वीडियो ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ भी डिफ़िकल्ट था, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। एक बार अच्छे से जो है, अगर आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को, इन चीज़ों को जब पढ़ लोगे तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।